कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर चल रहे थे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के कार्य शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम जो अपीलेट करने का जो क्षेत्र है उसमें हम दो बातों को हम पढ़ चुके थे। एक सिविल अपील और जो दूसरी थी आपराधिक अपील। अब हम उसी अपील के लेक्चर में हम दो और प्रकार की जो हमारी अपील बची हुई है उन दोनों ही प्रकार की अपीलों को देख लेते हैं। तो अपीलीय अधिकार, उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संवैधानिक अपील का अधिकार क्या है। संवैधानिक अपील छोटी सी बात है, सीधे सीधे पीएससी में पूछी जा सकती है कि अपील का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में वो कितने प्रकार का है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा, नाम दे देगा और नाम देकर आपसे पूछ लेगा। या फिर ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है, ये भी करके पूछ सकता है। और कौन सा ऐसा अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है पर हाई कोर्ट के पास में नहीं है। तो मतलब तुलनात्मक रूप से वो करके पूछ सकता है। और दूसरा कौन सा है, विशेष अनुमति। विशेष अनुमति से संबंधित। तो संवैधानिक अपील का मतलब यह है कि कोई ऐसा विषय है जिसका संबंध संविधान से है और उस संविधान से होने के साथ में जो विषय है उसकी जो व्याख्या निकल कर आ रही है वो हर जगह भिन्न भिन्न आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सटीक व्याख्या के लिए, उस शब्द की सटीक व्याख्या के लिए आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, या कभी हाई कोर्ट को ये लगे कि फलाना विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देनी चाहिए ताकि सभी जगह एक मान्य न्याय हो और सभी जगह अगर इससे जुड़ा हुआ कहीं मुद्दा उठ कर आता है तो वे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई बातों को जो अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत रखी जाती है, अभिलेख के अंतर्गत रखी जाती है, उसको ध्यान में रखकर ही निर्णय दे। तो संवैधानिक अपील ये होती है। विशेष अनुमति अपील, ये सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष अधिकार है। विशेष अनुमति अपील, इसमें किसी भी प्रकार का नियम, क्राइटेरिया, किसी भी बात को निर्धारित नहीं किया है कि भैया कि कौन सी अपील विशेषाधिकार होंगी, उसको माना जाएगा तो इसके मानने के संबंध में क्या उपबंध रखे जाएंगे, क्या नियम रखे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। यह है आर्टिकल 136 में। मतलब ना तो नियम है, मतलब किसे माना जाएगा, और ना ही प्रक्रिया है। ये दोनों की है अनुपस्थिति। ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि कौन सी अपील विशेषानुमति अपील है। ऐसी कई अपीलें होती है, जैसे मान के चलिए कि कुछ समय पूर्व जो कर्नाटका में येदियुरप्पा गवर्नमेंट के पहले की जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस और वहां का जो सेकुलर पार्टी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में टूटन आई और टूटन आने का कारण था कई सारे विधायकों के द्वारा त्यागपत्र दिया जाना। और त्यागपत्र दिए जाने के बाद में अर्थात दल बदल किया उन्होंने, दूसरा शब्द ये दल बदल किया। तो जो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनको दल बदल कानून के तहत ये राइट्स था कि वो किसी व्यक्ति को दल बदल का दोषी मान सकते हैं। अब दोषी मान सकते हैं, दल बदल का दोषी मान सकते हैं, और जब दोषी मानेंगे तो उस व्यक्ति को जो विधायक के रूप में था परंतु दल बदल का दोषी माना गया है उसे 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये कार्य
राज्यपाल के द्वारा, सॉरी, जो लोकसभा, वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उनके द्वारा किया गया, तो विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध लोगों के द्वारा, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट को रात में। जो अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ना तो संवैधानिक से जुड़ी हुई थी, ना आपराधिक से जुड़ी हुई थी, ना सिविल अपील से, वो थी विशेषानुमति। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना और रातों रात ही उसकी सुनवाई करी और सुनवाई करके मामले को एक तरफ किया। ऐसा दिल्ली के मामले में भी हुआ था, ऐसा अभी महाराष्ट्र के मामले में भी हुआ। तो ऐसी अपीलें जो है वो विशेषानुमति है। एक प्रकार से ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट का एक विशेषाधिकार भी है, पर सुप्रीम कोर्ट हर अपील को विशेषानुमति अपील, विशेषाधिकार अपील के रूप में नहीं मानता। वो इसका प्रयोग बड़ी सजगता के साथ करता है ताकि हितकारी वर्ग तक के ही इस अपील की पहुंच सुनिश्चित हो सके, अहित के रूप में इसका उपयोग ना किया जा सके। मतलब हर अपील को विशेषानुमति के माध्यम से तुरंत सुनवाई ना हो सके, ऐसा कुछ होना। इसलिए बड़ा सजगता के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका उपयोग करता है। तो ये अपील थी जिसे हमने देखा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक और कार्य क्षेत्र में आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करना मतलब हम संविधान की व्याख्या करना, और एक शब्द आता है जुडिशियली रिव्यू करना। दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या करना, और साथ में दूसरा हम कह सकते हैं जुडिशियली रिव्यू करना। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का रक्षक है, मौलिक अधिकार का रक्षक है, तो उसके पास में अधिकार दिए हुए। और हमारे यहाँ पर संविधान उच्च है, संसद उच्च नहीं है। जैसे आप यूके में जाओगे, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। आप अगर इंग्लैंड जाओगे तो वहां पर जो सर्वोच्च है वो है संसद, वहां की वेस्टमिनिस्टर जो कहा जाता है वो है। और वहां पर वो क्यों है, क्योंकि वहां पर संसद के द्वारा बनाए गए, वहां की जो संसद वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है, उसके द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होते हैं और समय के साथ में वो परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो मतलब ये कहना है कि वहां की जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक मार्गदर्शक कानून होता है, वो मार्गदर्शक कानून संसद के द्वारा बनाया गया। तो संसद ही एक प्रकार से सर्वोच्च होगी। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, भारत की आजादी के दरमियान, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस दरमियान भारत में संविधान सभा बैठी। उस संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। और जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो संविधान ही हमारे शासन का मार्गदर्शक है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका हो गई, हमारी न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई, वो संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पर ही चलेगी। और जो संसद है वो कानून बनाने की तो अधिकारिता अपने पास में रखती है, परंतु कानून का हमेशा तुलना, एक प्रकार से संबंध किसके साथ होना चाहिए, संसद, संविधान के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च बैठ जाता है। और संविधान सर्वोच्च जब बैठ जाता है तो भैया संविधान का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा सकता है, या फिर उसको मिसलीड किया जा सकता है, या फिर उसको छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी रक्षा करने के लिए जो बैठता है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो बैठता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर देता है और वो बताता है कि भैया किस किस बात का क्या क्या अर्थ होगा। तो ऐसा व्याख्या करने का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि संविधान की सर्वोच्चता क्या हो, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बने रहे, सुप्रीमेसी बनी रहे। दूसरा क्या है, संघीय व्यवस्था जो है हमारी,
संघीय व्यवस्था जिसमें सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप हमेशा बना रहे, कभी एकात्मक ना हो, क्योंकि हम एक संघीय व्यवस्था को लिए हुए, हम संघ को मानते हैं, भारत एक संघ है, यही हमारा आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया। और उसमें उन्होंने कहा है भारत एक संघ है, इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई समझौता नहीं है। मतलब जैसा अमेरिका में जो एक फेडरल सिस्टम बना है, वो फेडरल सिस्टम कई राज्यों के बीच में अनुबंध होने के आधार पर बना। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में प्रशासन को ध्यान में रखकर हमने फेडरल सिस्टम को बनाया है। तो हमारे फेडरल सिस्टम की विशेषता और अमेरिका के फेडरल सिस्टम की विशेषता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो भैया तभी भी हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, और जब फेडरल सिस्टम है तो भैया स्टेट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, सेंट्रल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसे दिया हुआ है? वो संसद को दिया हुआ है। एक बड़े भाग को परिवर्तित करने का अधिकार किसे दिया है? संसद को दिया है। और कुछ ही विषय जो है जो कहीं ना कहीं संघीय तत्व से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें ही केवल और केवल संविधान संशोधन के दरमियान आपको राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे कर व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश की गई, जीएसटी लाने की कोशिश की गई, या फिर उच्चतम न्यायालय में कुछ व्यापक फेरबदल करना हो, तो ऐसे कुछ जो परिवर्तन होते वहां पर जो है आपको स्टेट की भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस सब के विषय में ये सही है क्या गलत, इस सब के विषय में जो व्याख्या करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे जो मौलिक अधिकार है, अधिकार, उसकी रक्षा भी कौन करता है? न्यायालय करता है। वही बताता है कि कोई कानून जो है वो मौलिक अधिकार का एक पूरक है कि मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करने वाला है। यदि अतिक्रमण करने वाला है तो किस हद तक के कर रहा है? अगर अति कर रहा है तो क्या इसे शून्य घोषित किया जाए? जैसे आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे, आर्टिकल जब 13 पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 में मूलतः 3 बातें दी गई थी, और फिर बाद में उसमें चौथी बात आगे जोड़ दी गई। आर्टिकल 13 में कि पहले और दूसरे में क्या कहा था कि संविधान लागू होने से पूर्व की जो संविधान लागू होने से पूर्व के विधान हैं वो सब भारत के संविधान के लागू हो जाने के बाद में भी रहेंगे। पर अगर कोई विधान, कोई कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो विधान उस सीमा तक के शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक के वो संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि बड़ी सीमा तक के उल्लंघन कर जाता है और उल्लंघन के बाद में अगर हम उस विधान को अगर शून्य घोषित करते हैं तो विधान का जब अर्थ ही शून्य हो जाता है, हम विधान को ही पूरा शून्य मान लेंगे। ये आर्टिकल 13 के 1 में कहा। 13 के 2 में क्या कहा है? 13 के 2 में सीधे सीधे ये कहा गया कि संविधान में लागू हो जाने के बाद में संसद जो कानून बनाएगी यदि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वो सीधे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे, शून्य नहीं होंगे। शून्य का मतलब ये है कि कुछ समय तक ये रिक्त, मतलब हम सीधे कहे ये बादल है, ये है फंडामेंटल राइट्स, और ये सूर्य है, तो और ये पृथ्वी है। तो फंडामेंटल राइट्स जब तक के रहेंगे तब तक के वो विधान जो सूर्य है उसकी छाया कभी पृथ्वी तक के नहीं आएगा, मतलब छुप जाएंगे। पर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में अगर कोई विधान बना है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, वो असंवैधानिक हो जाएंगे। ये 13 के 1-2 की बात। तो भैया इसके विषय में व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो कुछ इन वजह से हम सुप्रीम कोर्ट को एक प्रमुख व्याख्याकार मानते हैं। पर ये जो व्याख्या करने का जो बात आती है इसके ऊपर हमेशा प्रश्न बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहां से लिया? तो भैया वो है यूएसए से। और हमारे यहाँ पर
कानून में, संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट व्याख्याकार है। ऐसा लिखा नहीं गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति को स्वयं ही अर्जित किया है। और अर्जित करने का कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, तभी तो वो कार्यपालिका और विधायिका को क्या करेगा, वो ओवरकम करने की कोशिश करेगा। उनके द्वारा अतिक्रमण जब किया जाएगा तो उसे सीमित करने की प्रयास करेगा। पर सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति मिली यूएसए से मिली, पर यूएसए के बारे में जान लो तो यूएसए में कैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 27 के करीब करीब ही केवल मूल आर्टिकल दिखते हैं। 4 महीने बैठकर उन्होंने 27 आर्टिकल बनाए और उसमें केवल सीधी सीधी बात बोली गई। और सीधी सीधी बात जब बोली जाती है तो उसके बहुअर्थ निकलते हैं। तो जब बहुअर्थ निकलते हैं तो कोई व्यक्ति एक अर्थ पकड़कर आगे चलता है, कोई व्यक्ति दूसरा अर्थ पकड़ के आगे निकलता है, कोई व्यक्ति तीसरा अर्थ निकलकर आगे। तो भैया शासन कौन से अर्थ को माने और कौन से अर्थ को मानकर आगे चले, तो इस विषय में अर्थ बताने का कार्य, व्याख्या करने का कार्य कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मतलब वहां पर बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ जाती है सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने की। तो भारत ने भी वहां से, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वहां से अडॉप्ट कर लिया। पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करने का अधिकार तो है, जैसा यूपी आपका यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को है, पर भारत के सुप्रीम कोर्ट को उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं है। उसके पीछे का एक कारण है, भारत के वर्तमान के कॉन्स्टिट्यूशन में 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे। तो मतलब भारत में जब संविधान को बनाया जा रहा था तो कई सारे देशों के संविधान को पढ़ा जा रहा था और संविधान को पढ़ने के साथ में उनका विकास कैसे हुआ उसको भी पढ़ा जा रहा था। यदि आप देखोगे तो भारतीय संविधान को एक शब्द में व्याख्या की गई कि ये वकीलों का स्वर्ग है, जिसको तर्क देते हुए अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि हम इसे आर्थिक और सामाजिक विधान बनाना चाहते थे, हम शब्द के ऊपर शब्द नहीं चढ़ाना चाहते थे, परंतु हम इस बात में असफल रहे और हमने एक बड़ा ग्रंथ बना दिया। तो ये सब बनाए जाने के पीछे कारण क्या था कि जब कई सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया तो संविधान के मूल तत्व जब संविधान में रहे तो उसके कारण संविधान की व्याख्या कई बार अलग अलग होने के कारण वो देश जो संविधान के आधार पर चल रहे थे वो असफल हो गए। अमेरिका ने खुद इस वजह से गृह युद्ध झेल लिया। जर्मनी में वहां पर क्या आ गया, वाइमर गणतंत्र असफल हुआ और हिटलर आ गया। तो वहीं पर जब आप रशिया में देखोगे तो जार के शासन ने संविधान के आधार पर चलाने की तो कोशिश की, परंतु मामला गड़बड़ रहा। तो वहीं पर आप अगर नेपोलियन का देखेंगे तो नेपोलियन ने भी संविधान की गूढ़ बातों को ध्यान में रखकर उसका बेजा उपयोग करा और संवैधानिक तंत्र को असफल बनाकर फिर राजतंत्र में ला दिया। तो इस वजह से जो था, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लेंदी बनाया और हर बात में जहां पर बहुअर्थ निकल सकते थे वहां पर बहुअर्थ में से एक अर्थ को बताने की बात की कॉन्स्टिट्यूशन में ही। तो इसलिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती कि संविधान की व्याख्या करे, पर तभी भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। परंतु एब्सोल्यूट रूप से जैसे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास से वैसा नहीं है। इस बात को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही है? अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो रही है तो इसके बाद में हम आपको एक और अधिकार बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है सलाहकारी अधिकार। सलाहकार, सलाहकारी आर्टिकल 143 के तहत आता है। आर्टिकल 143 इसमें दो बातें कही कि सरकार जो है, सरकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राष्ट्रपति, है ना, सरकार को हटाता हूँ, राष्ट्रपति दो मसलों पर, मतलब कोई सामाजिक, राजनीतिक कोई मुद्दे हो, सामाजिक या राजनीतिक कोई मुद्दे हो,
या फिर आजादी से पूर्व के कोई वाद, मतलब कोई मामला, संधि हो, उस विषय में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब समझिए, सलाह बड़ी खतरनाक रहती है। आपको एक व्यक्ति बताते हैं इसमें आर्टिकल 76 के तहत, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जो सरकार का क्या होता है, वकील होता है, जो सरकार के बिहाफ में, क्योंकि जो आपराधिक मामले होते हैं वो राज्य बनाम व्यक्ति होते हैं, कई सिविल मामले होते हैं वो राज्य बनाम व्यक्ति होते हैं, पर कुछ मामले होते हैं व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं। पर जहां जहां पर राज्य बनाम व्यक्ति या राज्य बनाम राज्य होते, वहां वहां पर राज्य को लड़ना पड़ता है केस। तो राज्य के बिहाफ में लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है केंद्र में, उसे कहते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछवाता है। और सुप्रीम कोर्ट से जब प्रश्न पूछवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह बाध्य है कि भैया ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए वो संवैधानिक पीठ को बिठाए, संवैधानिक पीठ को बिठाए। और संवैधानिक पीठ जो होती है, बेंच जो होती है, उस बेंच में कम से कम 5 जज होने चाहिए। 5 जज, 5 जज से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 जजों की बेंच बैठती है। दूसरी बात आपको हम एक और बताते हैं, आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का दर्जा है। अब याद रखिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे चुके हैं कि अभिलेख न्यायालय का दर्जा केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं है और हाई कोर्ट को नहीं है, बल्कि अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को भी है, क्योंकि उनकी भी उतनी ही वैल्यू है। वो भी इस प्रकार के निर्णय देते हैं जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं लोक कल्याण करना है, लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो जो निर्णय दिया जाएगा, जो सलाह दी जाएगी, वो एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय में तब्दील हो जाते हैं। पर मामला क्या हुआ कि जब राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर और आजादी से पूर्व के मुद्दे पर जब बात होने लगी, तो अभी तक के 15-16 बार पूछा जा चुका है प्रश्न राष्ट्रपति के द्वारा। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से कई सारे मुद्दे पर पूछा गया, जैसे 1951 में दिल्ली से संबंधित मामला था, 1960 में आपका बेरूबाड़ी संघ से संबंधित मामला था। बेरूबाड़ी पश्चिम जावा, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान का आपका बांग्लादेश है, तो उसमें बेरूबाड़ी संघ था, एक छोटा सा क्षेत्र था जो एक ऐसी बॉर्डर को, मतलब एक पोरस बॉर्डर को बनाता था। और इस प्रकार की बॉर्डर जब होती है तो इस प्रकार की बॉर्डर से घुसपैठ होने की संभावना तो ज्यादा होती है, और घुसपैठ होने के साथ में इस जगह पर सुरक्षा बलों को भी ज्यादा तैनात करना पड़ता है, मतलब जो व्यय रहता है वो बढ़ जाता है। तो कोई ऐसा क्षेत्र था हमारा जो ज्यादा मात्रा में बांग्लादेश में, जो वर्तमान का बांग्लादेश था, जिसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें अंदर की ओर गया हुआ था। तो उस क्षेत्र को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जब आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को पढ़ोगे तो आर्टिकल 2 कहता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है जो अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है, और अन्य किसी देश से अपने क्षेत्र को ले सकता है, या फिर कोई समुद्र में या कोई भूभाग पर कोई एकाएक भूभाग उठ खड़ा होता है तो उसको अपने साम्राज्य में मिला भी सकता है। तो बस ये पूछना था कि इस प्रकार के परिवर्तन को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 4 की जो वर्डिक्ट है, मतलब जो भाषा है, वो ये क्या कहती है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया परिवर्तन और अनुसूची 1 और 4 में किया गया परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो इस पर तर्क वितर्क करने के लिए कि भैया अगर हम दे देंगे, साधारण तरह से दे देंगे, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, क्योंकि कई सारे लोग विरोध करेंगे। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति भी विरोध कर रहे थे, और तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से पूछे बिना, मतलब उस समय के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने पूछे बिना वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आकर पूछा कि भैया ऐसे क्षेत्र को दे सकते हैं क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बातें बताई और कहा कि भैया भारत के किसी भाग को देना आर्टिकल 2 के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो मतलब कुछ मामले
जो पूछेगा, जैसे 1993 का मामला था, राम जन्मभूमि से संबंधित मामला था, इसमें से एक खतरनाक ही प्रश्न पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट को बड़े अच्छे से लिखा गया और महान्यायवादी के माध्यम से पूछा गया कि बताइए सुप्रीम कोर्ट, जहां पर राम जन्मभूमि के मतलब बात कही जा रही है, जहां पर अभी बाबरी मस्जिद है, वहां सच में रामलल्ला का जन्म हुआ था कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट भी पेशो पेश में आ गया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा, कोई बात बोलेगा, तो एक प्रकार से निर्णय होगा, और बाद में अगर कोई केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को ही मानना पड़ेगा। अगर निर्णय को नहीं मानना है तो वह ऊंची बेंच को बिठाएगा। मतलब 5 जजों की बेंच ने दिया है तो अपने निर्णय को कम करने के लिए वो 7 जजों की बेंच को बिठाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि जो आर्टिकल 143 में जो 2 बातें कही गई है, जिसमें पहला बोला राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए मामले, ऐसे प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट जवाब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मतलब आपने सवाल पूछा, देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे मामले दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और दूसरा जो मामला है जिसमें आजादी से पूर्व के पहले के वाद हो, कोई संधि हो, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देने के लिए क्या है, बाध्य है। इस बात को अच्छे से क्लियर करके रखिए। कोई बात दिक्कत है क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत अगर यहाँ तक के नहीं है तो हम थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चलते हैं, और आगे लेकर हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अभिलेख न्यायालय आपको क्लियर हो गया। इसके पहले भी हमने आपको अभिलेख न्यायालय की हल्की सी चर्चा आपके सामने की थी। सुप्रीम कोर्ट में केवल ये मोटे मोटे जो कार्य क्षेत्र है वो तो होते ही है, उसके अलावा अन्य कार्य क्षेत्र भी होते हैं। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना हो, जैसे चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनको पद से हटाना हो, सिविल सेवा के में जो आपके अधिकारी लोग हैं, आयोग में जो अधिकारी लोग हैं उन्हें पद से हटाना हो, या इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके सदस्य अध्यक्ष को हटाना हो, तो उनकी जो जांच होती है उसको जांच करने का अधिकार यही रखते हैं। चुनाव के मामले में अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की धांधली होने की संभावना है, तो उस विषय में जो निर्णय देने का अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो अंतिम होता है, बाध्यकारी होता है, अर्थात इसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती। ये प्रमुख रूप से काम करता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए लगातार नवाचारी तत्वों को भी अपनाते रहता है। जैसे पीआईएल क्या है? एक व्यवस्था है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था को जब आप पढ़ोगे तो आप न्यायिक व्यवस्था में आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्याय तक के सबकी पहुंच सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मामला रामलल्ला जन्मभूमि से संबंधित था तो उस समय में पूर्व के जो जज न्यायाधीश थे उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर न्यायालय द्वारा न्याय के निर्णय देने में अगर देरी की जाती है तो ये भी एक प्रकार का अन्याय है, मतलब लोगों के न्याय तक के बहुत सुनिश्चित नहीं हो पा रही। तो कई सारे लोग जो ये होते हैं कि वो न्यायालय तक के ही नहीं पहुंच पाते, और उसका नहीं पहुंचने का एक कारण ये होता है कि जो मामला होता है उसकी ड्राफ्टिंग व्यक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो ऐसे संबंध में कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर ही यदि अपने मामले को न्यायालय के सामने लेकर जाता है तो न्यायालय उससे ही एक अर्जी मान लेगा, और अर्जी मानकर उसकी क्या करेगा, सुनवाई कर लेगा। ये होता है किसी के कहने पर कई बार न्यायालय खुद स्वप्रेरण से भी कार्य कर लेता है। स्वप्रेरण से भी कार्य कर लेना मतलब हम आपको एक और, जैसे आज से 3-4 साल पहले अमृतसर में दशहरा का त्योहार चल रहा था और उस समय में भगदड़ मची और एक ट्रेन आई जिसमें कई सारे लोगों की मौत हुई। तो उस घटना को एक न्यायाधीश ने देखा, और न्यायाधीश ने देखा तो अगले दिन उन्होंने उस घटना के ऊपर सुनवाई कर ली। अब सुनवाई करी, कोई केस नहीं आया तब तक के, पर उन्होंने स्वप्रेरण से क्या करी, सुनवाई करी। तो इस प्रकार के कुछ नवाचारों को सुप्रीम कोर्ट, अन्य कोर्ट लगातार अपनाते रहता है ताकि लोगों तक न्याय सुनिश्चित होते रहे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था ही वो है जो लोकतंत्र का एक पाया है। अगर यही डगमगाएगा
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने में कहीं ना कहीं देरी होगी या फिर हम लोकतंत्र से दूर होते चले जाएंगे। तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बने, इसलिए नवीन नवाचारों को अपनाना ये बाध्यता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, अधीनस्थ कोर्ट की। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर बात होगी हम सुप्रीम कोर्ट पर, हम उसका आगे के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे और आगे के लेक्चर में समझने की भी कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।